देखने वालों को बताते चलें, ये किताब है फारूक नदीम की और नाम है इंतशार। ये उसकी 7वीं किस्त है जो पंजाब सोच विचार की तरफ से पेश की जा रही है। पेशकश है PSW प्रोडक्शन की। आज की हम इस 7वीं किस्त में जानेंगे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बारे में, जिसकी पैदाइश का इल्म नहीं, ताहम उसकी वफात 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई। वो कत्ल हुआ था। 1185 ईस्वी में लाहौर पर काबिज हुआ। पंजाब पर मुस्तकिल कब्जा के बाद 1191 ईस्वी में सरहिंद किला पर कब्जा किया और अपना कलेदार मुकर्रर करके लाहौर आ गया। तराइन की जंग में गौरी को बड़ी हजमियत उठाने पड़ी थी, इसलिए कि उसकी जंग हिकमत अमली उस काबिल ना थी कि वो इस जंग को जीत सकता। अलबत्ता तराइन की जो दूसरी जंग हुई उसमें उसने अपनी शिकस्त का बदला जरूर लिया। खांडले राव और दीगर सरदार मारे गए, जबकि पृथ्वीराज चौहान गिरफ्तारी के बाद मारा गया। 1192 से लेकर 1206 तक के अरसा में मीरठ, दिल्ली, बुलंदशहर, अजमेर और कोटल वगैरह फतह हुए। बात हो रही है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की, जो कि 1206 ईस्वी में कत्ल हुआ। 1173 में गौरियों के एक रईस अलाउद्दीन हुसैन ने गजनवी हुक्मरान बहराम शाह को गजनी से निकाल दिया था। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि गौरियों के बादशाह गयासुद्दीन गौरी ने तमाम इलाके का इंतजाम अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी के सुपुर्द कर दिया। गजनी पर तवज्जो देने के बाद गौरी ने हिंदुस्तान का रुख किया कि उस वक्त हिंदुस्तान एक ऐसी सुनहरी चिड़िया समझा जाता था जो कि सोने की थी, जो कि अपने वसाइल के लिहाज से, अपनी तजारत के लिहाज से उस वक्त बहुत आगे थी। लिहाजा सभी हमलावर जो कि किसी भी मुल्क से आए थे, बरे सगीर में आए थे, बरे सगीर का रुख किया था, उनके पेश नजर वो दौलत थी जो कि बरे सगीर पाको हिंद में थी। और जैसा कि तारीख हमें बताती है, उन्होंने यहाँ के वसाइल को जी भर के लूटा और लूट कर वापस अपने अपने ममालिक को भी गए। गजनी पर तवज्जो देने के बाद गौरी ने हिंदुस्तान का रुख किया। पहले मुल्तान से मलहादा को निकाला, फिर ऊंच के भट्टी राजपूतों से हुकूमत छीनी और राजा की रानी से अक़द किया। 1178 में हिंदुओं की मुतहद्दा फौज से शिकस्त खाई और गजनी लौटा। 1180 में पेशावर और 1182 में लाहौर फतह किया और गजनी लौट गया। 1184 में फिर लाहौर और सियालकोट पर हमलावर हुआ। गजनी व गौरी खानदान सलातीन दिल्ली और सल्तनत मुगलिया की सियासी पॉलिसी तकरीबन यकसा है, इसलिए कि वो जिन वसाइल की खातिर यहाँ पर आए थे, जो कुछ वो यहाँ पर पाना चाहते थे और उन्हें वसाइल को पाकर वो जो कुछ करना चाहते थे, वो सभी कुछ उन्होंने बरे सगीर पाको हिंद में किया। चाहे वो गजनवी और गौरी खानदान के लोग थे, चाहे सलातिन दिल्ली के लोग थे, चाहे सल्तनत मुगलिया के लोग थे। हमला आवरों की सोच का महवर माले गनीमत समेटना था।
زیر کنٹرول علاقوں سے مالیہ و لگان وصولنا تھا، مقامی یا بدیسی عمرہ پہ انحصار کرنا اپنے اقتدار کو مضبوط بنانا تھا، سلطنت کو بذریعہ جنگ مزید توسیع دینا تھا۔ اس لیے کہ اگر سلطنت ایک ہی جگہ پر ٹھہری رہتی یا بقول ان کے جمود کا شکار رہتی تو اس کے معاشی وسائل پورے ہونے ممکن نہ تھے۔ لہذا یہ ضروری تھا کہ اس زمانے کے روایات کے مطابق، اس زمانے کے رواج کے مطابق جنگی فتوحات کو، لشکر کشی کو بذریعہ جنگ سلطنت کو توسیع دی جائے، اور اس جنگ سے جو بھی مال غنیمت حاصل ہو اس سے اپنی معیشت کو مضبوط کیا جائے۔ جو بادشاہ اپنی ذاتی زندگی میں آزاد روش تھے، ان کی ظاہری پالیسی راسخ الاعتقادی کی رہی، تاہم علماء، مولویوں اور مشائخ محض مشوروں کی حد تک رہے، جبکہ حتمی فیصلہ سلطان کا ہوتا، خواہ وہ مذہب و روایات کے برعکس ہی کیوں نہ ہوتا۔ اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی ایسے مسلمان بادشاہ شہنشاہ ہو گزرے ہیں جو کہ مسلمان تھے، وہ درباری علماء سے ہر قسم کا فتویٰ اپنے اختیار کو بڑھانے کے لیے حاصل کرتے تھے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے حاصل کرتے تھے، اور غالب رجحان دیکھتے تھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو مذہبی حوالے سے کیسے بہلایا جا سکتا ہے، اپنی سلطنت کو توسیع دی جا سکتی ہے، یہاں کے وسائل کو لوٹا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں سلطان شہاب الدین غوری کو نہ صرف ایک عظیم فاتح کے طور پر جانا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہترین منتظم تھا، مدبر سیاست دان تھا۔ اس نے محمود غزنوی کی طرح ہندوستان پر طوفانی حملے کرنے، مال غنیمت سمیٹ کر واپس غزنی لوٹنے کا نہیں سوچا، بلکہ ہندوستان میں ہی ایک ایسی حکومت قائم کی، اور سنجیدگی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ جو حکومت اس نے قائم کی اسے بھی وہ اسلامی حکومت قرار دیتا رہا۔ مسلمان تاریخ نویسوں کا خیال ہے محمد بن قاسم نے سندھ کے علاقے کو فتح کیا، جبکہ محمود غزنوی صرف پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر سکا، جبکہ شہاب الدین غوری نے پاک و ہند کے قلب میں اپنی حکومت قائم کی۔ متعدد مارکوں کے بعد محمد غوری جس مملکت کا بلا شرکت غیر مالک بنا، وہ غزنی سے بنگال تک اور کوہ ہمالیہ سے بندیا چل تک پھیلی ہوئی تھی۔ گویا سارے شمالی ہندوستان پر محمد غوری کی حکومت تھی، اور وہ وہاں کا بلا شرکت غیر مالک تھا، حکمران تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون تھا۔ غوری سرداروں نے غزنی کے شمال میں ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر رکھی تھی، جن کا ذریعہ معاش لوٹ مار تھا۔ محمود غزنوی نے ان کے قلعہ آہن گراں کو فتح کیا۔ یوں غوری سردار غزنی بادشاہوں کے زیر سایہ رہنے لگے اور بعد ازاں مسلمان بھی ہو گئے۔ 11ویں صدی کے آخر تک غوری اس قدر طاقتور ہوئے کہ غزنی کے فرما روا سلطان مسعود نے غوری سردار عزیز الدین احمد کی بادشاہی کو قبول کیا۔ محمد غوری اس کا پوتا تھا۔ یہ اقتدار کی جنگیں تھیں جو کہ ہندوستان میں جاری تھی، یعنی وہ دھاڑوی جو کہ بدیسی تھے، دوسرے ممالک سے آئے تھے، یہاں پر بھی ان کے اقتدار کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ایک جنگ تو وہ تھی جو کہ مقامی لوگوں کے ساتھ تھی، مقامی طبقات کے ساتھ تھی، اور دوسری جنگ وہ تھی
तजादात की जंग जो कि उनके अंदर आपस में थी। वो धाड़वी जो कि बाहर से आए, उनकी जंगों के असरात बड़े सगीर पाक व हिंद की तारीख पर भी पड़े, इनके फिक्र पर भी पड़े, इनकी रस्मों रवायात पर भी पड़े। बाज़ वर्रखीन के मुताबिक मोहम्मद गौरी जब गखड़ों की बगावत कुचलने के बाद वापस गजनी जा रहा था तो जेहलम के मुकाम पर खेमा जन था। रात के अंधेरे में चंद बातनी फदाई चुपके से उसके खेमे में दाखिल हुए और उसे कत्ल कर दिया। जबकि बास मुरखीन का ख्याल है उस जमाने में कोहे नमक के इलाके में जो सरकश खोखर कबाइल थे, मोहम्मद गौरी उनके हमला में मारा गया। ये बात वाज़ा रहे कि मुल्तान में एक अहद में ऐसी हुकूमत थी जिससे सल्तनत उस्मानिया को बहुत खतरा था, इसलिए कि वो न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया बल्कि वो हुकूमतें जो कि आलम इस्लाम का दाई होने का दावादार थी, वो लोग उनको किसी किस्म का लगान या खराज नहीं देते थे। उन्हें खारजी भी कहा गया इसलिए कि वो खुलफा के ज़ेरे असर नहीं थे। वो अपनी आज़ादी के साथ अपने मसाइल हल करना चाहते थे। लिहाजा बर्रे सगीर पाक व हिंद पर हमलावर होने वाले बहुत से मुसलमान बादशाहों ने कोशिश यही की कि वो किला मुल्तान को फतह करने के लिए आए हैं, यहाँ पे खारजियों का खात्मा करने के लिए आए हैं। लिहाजा इसकी आशीर्वाद, इसकी इजाज़त उन्हें सल्तनत उस्मानिया से मिलती थी, जिन पर उस ज़माने के मुसलमान हुक्मरान और हुकूमतें ये मानती थी कि उनका फरमाया हरफ आखिर है और उनका कहा सच है। लिहाजा इसी आड़ में जो कुछ बर्रे सगीर पाक व हिंद में हुआ वो अब हमारी तारीख का हिस्सा है। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। मिलते हैं 8वीं किस्त में और हम जानेंगे खानदान गुलामा की हुकूमत के बारे में। फीडबैक के लिए हमारा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 034042082220, जबकि पाकिस्तान का कंट्री कोड है 92। चलते चलते ये बताते चले, तारीख व तहजीब को आम फहम अंदाज में समझने वालों के लिए, तारीख व तहजीब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए, तारीख व तहजीब के तालिबे इल्मों के लिए, तारीख नवीसों के लिए, तहजीब व सकाफत के शनावरों के लिए, फारूक नदीम के हिस्ट्री और सोशियो इकनॉमिक रिसर्च पेपर्स जो कि उनकी किताब इंतशार में भी शामिल है, आप तक पहुंचाने के लिए ये सिलसिलावार काविश है पंजाब सोच विचार की, जिसे पेश किया जाता है PSW प्रोडक्शन के जरिए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं 8वीं किस्त में और हम जानेंगे खानदान गुलामा की हुकूमत के बारे में।